बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक संजरानी ने मज़ार कायद पे हाजिरी दी। उन्होंने बाशगाफ अल्फाज में कहा कि इत्तेहादी जमातों ने मरदमशुमारी को नोटिफाई किया। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इंतखाबात फरवरी में होंगे। उन्होंने कहा यकीन दिलाता हूँ कि इंतखाबात इससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन एक बहस ज़रूर चल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जहाँ पर वो ये मुतालबा बार बार करते थे कि इंतखाबात करवाए जाएँ, फौरी करवाए जाएँ, वक्त पे करवाए जाएँ। मेरे साथ मौजूद है नैयद बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मालूम करते हैं कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अब ऑप्शन क्या है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इलेक्शन मांगना इतना बड़ा जुर्म है कि शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हो गए, तो आप लोग भी इलेक्शन मांग रहे हैं, आप भी कहते हैं वक्त पे इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन जो है वो आपके पास तो इतनी शिद्दत के साथ रद्द-ए-अमल नहीं आया। शाह महमूद साहब गिरफ्तार हो गए, मामला क्या आखिर? शुक्रिया। देखें, शाह महमूद साहब गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया होगा। साइफर पे हुए हैं जी, साइफर पे। मैंने या मेरी जमात ने कोई जुर्म वही ना, फिर वो देखे ना, वो बड़ा सेंसिटिव इशू है साइफर का। और सेंसिटिव इशू ये है कि वो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त। बिल्कुल। जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के ज़ुमरे में आता है, और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिश नहीं किए जाते। अगर कोई वो पब्लिश करे, अगर उनको पब्लिक करे, तो फिर वो जुर्म का इर्तिकाब करता है। तो ये पहले एक बयानिया बनाना चाहते थे कि इसमें इनकी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए या इनको गवर्नमेंट से बाहर फेंकने के लिए अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है। फिर वो कॉन्स्पिरेसी के एलिगेशंस बदलते रहे, कभी अमेरिका पे गए, कभी फिर जनरल बाजवा पे गए, कभी फिर मौजूदा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी पे गए, फिर कहा अमेरिका इन्वॉल्व नहीं उस पर। तो ये अपने बयान, उनकी क़यादत बदलती रही हर मौके पे। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट था वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, दैट वाज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। और सीक्रेट डॉक्यूमेंट को वो उन्होंने अपने ओथ की वायलेशन की। शाह महमूद कुरैशी ने भी ओथ की वायलेशन की, इमरान खान ने भी अपनी ओथ की वायलेशन की। पहली बात तो ये है कि जब वो बतौर मेंबर नेशनल असेंबली ओथ उठाते हैं, जब वो बतौर कैबिनेट मेंबर या प्राइम मिनिस्टर ओथ उठाते हैं, तो वो नेशनल इंटरेस्ट के जो ऑफिशियल सीक्रेट्स होते हैं या क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको अफशा नहीं करते। बिल्कुल। तो उन्होंने किया, तो फिर इसके लिए वो गिरफ्तार हुए। अच्छा बुखारी साहब, इंस्टीट्यूशन ने समझा। बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी के अब पता नहीं साबिक है मौजूदा है, मैं कह नहीं सकता, लतीफ़ खोसा साहब मेरे पास गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा ये जो कानून साजी आपने की, खासतौर पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाली, उन्होंने कहा ये देखेंगे कि आगे जाके पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी ये गले पड़ेगी और चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो आपको लगता नहीं है कि आने वाले वक्तों के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ठीक है कि जी जिस तरीके से जो है वो रियासत के राजों को जलसों के अंदर बयान किया गया और फिर उसके बाद हमने देखा कि बैरून मुल्क जाकर पूरा उसका मतन छप भी जाता है। मैं इस समर की कतन कोई हिमायत की बात नहीं आपसे करता, लेकिन किसी भी चीज़ को बुनियाद बनाकर सीक्रेट करार देकर आइंदा आप लोगों के गले में भी तो आ सकता है ना सब कुछ। देखिए जी, वो जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है उसकी डेफिनेशन उस लॉ में होगी, और जो डॉक्यूमेंट्स सीक्रेट होंगे वो डिफाइंड होंगे। और ये जो जुर्म का इर्तिकाब करेगा, जो उन लॉज को वायलेट करेगा, जो सीक्रेट एक्ट के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के लॉज हैं, तो ऑब्वियसली जो ताज़ीरात पाकिस्तान की प्रोविजंस को वायलेट करता है उस पर ताज़ीरात पाकिस्तान लगती है। जो आर्मी एक्ट की प्रोविजंस को वायलेट करता है उसके खिलाफ आर्मी एक्ट अप्लाई होती है। ये रीसेंट एग्जांपल जो अब है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट, आउटगोइंग जो प्रेसिडेंट था, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उसने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स वाशिंगटन हाउस से उठा के अपने पर्सनल प्रॉपर्टी जहाँ उसकी थी वहाँ पे लेके गया। आज उन्हें इंडैक्टमेंट हो गई है उसके उधर। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो सारी दुनिया में मौजूद है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से सारी दुनिया में कानून मौजूद हैं, और पाकिस्तान में जो कानून मौजूद हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, और जो नेशनल इंटरेस्ट को के प्रोविजंस को वायलेट करे उसके साथ यही कुछ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, वापस आते हैं। ठीक है कि कुरैशी साहब गिरफ्तार हुए, खबर एक थी तो हमने डिस्कस आपसे कर ली, लेकिन सादिक संजरानी साहब आज मज़ार कायद पे हाजिरी दिया। उन्होंने बड़े वाज़े, आसान और तरीके से बिल्कुल ये बयान किया कि जब इत्तेहादी जमातों ने CCI के ज़रिए मरदमशुमारी की मंजूरी दी
तो उनको पता था कि इलेक्शन फरवरी के अंदर होंगे। इसके बाद भी जो है वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे, वो कि उन्होंने एक दिन पहले कहा कि मैं बाइकआउट करूंगा, वॉकआउट करूंगा, उन्होंने नहीं किया। लेकिन वो ये कहते हैं कि जी इत्तेहादी हुकूमत को मालूम था कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। तो इस वक्त फिर आप लोग किस चीज़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं? देखिए जी, सादिक संजनानी साहब कहते हैं कि ये इल्म था इत्तेहादी जमातों को CCI की मीटिंग में। तो मैं समझता हूँ कि सादिक संजनानी साहब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मेंबर नहीं हैं, ना उस मीटिंग में मौजूद थे, या उनके पास ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें हैं। तो वो कानून तो ये कहता है हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। तो मैं तो उनकी बात पे यकीन इसलिए नहीं कर सकता, या तो वो शरीक होते या वो शख्स जो मीटिंग में बैठा था वो ये बात करने करता। पहली बात हुई। लेकिन हम ये समझते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सिर्फ कन्फाइन इलेक्शंस तक नहीं है, उसका जो सेंसस है उसके और इश्यूज भी हैं। ये पॉलिटिकल पर्सनालिटीज पीपल्स पार्टी समझती है, उसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन की जो अवार्ड है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल पूल का है, वो बेसिक बात वो है कि प्रोविंसेस को क्या शेयर मिलेगा, ठीक है, प्रोविंसेस को डेवलपमेंट में क्या मिलेगा। तो ये बहुत सारे और इश्यूज लिंक्ड हैं। लेकिन ये एक बात कि आर्टिकल 51 जो है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स देता है, वो नंबर ऑफ सीट्स देता है, और फिर वो कहता है कि जी नंबर ऑफ सीट्स होंगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जो आखिरी सेंसस होगा। लेकिन डीलिमिटेशन की नहीं कहता वो, बिल्कुल डीलिमिटेशन की सेक्शन 17 इलेक्शन एक्ट की है, वो बात करता है। लेकिन आप डीलिमिटेशन का जो सेक्शन 17 है इलेक्शन एक्ट का, उसको रखें, फिर आर्टिकल 224 को रखें जो 90 डेज कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है वो सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ प्रिवेल करता है, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन प्रिवेल नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, गिरफ्तारी से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने दो नुकात उठाए। उन्होंने कहा एक तो CCI की कार्रवाई को चैलेंज करेंगे, उसके लिए भी उन्होंने बताया कि कौन से वकील साहब होंगे। साथ उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की डीलिमिटेशन का कहा है उसको भी चैलेंज करेंगे। तो उन्होंने तो एक रोड मैप बताया कि हम किस तरीके से आगे जाएंगे, कानूनी रास्ता क्या जो है वो अपनाएंगे। पीपल्स पार्टी क्या क्या ऑप्शंस देख रही है, किन किन ऑप्शंस के ऊपर जा सकती है? देखिए, ये ऑलरेडी मैटर तो सब जुडिस तो है सुप्रीम कोर्ट पे ना, और सुप्रीम कोर्ट बार पहले गई हुई है, कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज भी जाएंगी। तो हमारी इस इशू पे बिल्कुल मुशावरत होगी। हमारी क़यादत, जो हमारा पॉलिसी साज अदारा है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ में बैठ के हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर समझती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं 90 डेज़ में इलेक्शन होने की, उसको आप होल्ड होना चाहिए। तो क्या तरीक़ेकार अपनाएंगे कोई बुखारी साहब? रास्ता तो कोई होगा ना? सिर्फ एहतजाज करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, या कानूनी तौर पे भी जाके कोर्टों के अंदर गेम को फंसाएंगे? मैंने कहा ये सारे मामलात देखे ना, नहीं ये सारे मामलात तो अभी आप कहो ना, हमने कह दिया कि पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस पर बिल्कुल डेलिब्रेशंस करेगी, और फिर हम जो फैसला CEC करेगी उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा ये भी फरमाइएगा कि राजा रियाज साहब ये कहते हैं कि बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। तो बड़ों से मुराद हम तो यही समझते हैं कि बड़ी सियासी जमातें या बड़ी क़यादत हो। किस जानिब उनका इशारा था? ये इशारे के बारे में तो राजा रियाज ही बता सकता है, क्योंकि इशारा उसने किया है, मैंने तो किया नहीं जो मैं बताऊं किस तरफ इशारा है। बाकी बड़ों की अगर बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा से बिलीव करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को आप होल्ड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, थोड़ा सा आ जाए चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ। उनकी अहलिया कहती हैं कि जी उन्हें जहर न दे दिया जाए अटक जेल के अंदर। फिर अटक जेल के अंदर कहा यह जा रहा है कि उनका सेल बहुत छोटा सा है, जहाँ मक्खियाँ भी हैं, मच्छर भी हैं, और भी पता नहीं क्या क्या है। तो एक आप लोग तो ह्यूमन राइट्स के बड़े जो है वो अलंबरदार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो आप ये मुतालबा क्यों नहीं करते कि उनको उनके इस्तेहकाक के मुताबिक सहूलियात दी जाएँ? जब मियाँ साहब को जेल में ऐसी मिल सकता है कि जो खान साहब ने उतरवाने का अमेरिका में वादा किया था, इरादा किया था, ऐलान किया था, तो यहाँ पर उनको सहूलियात दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, बिल्कुल इंसानियत की कदर होनी चाहिए, लेकिन जो जेल मैनुअल है वही कानून है ना, तो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा। लेकिन हमें ये पता है कि 48 डिग्रीज और 51 डिग्रीज की गर्मी पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सक्खर जेल में और लाड़काना जेल में बंद किया जाता रहा, और हम तो नहीं चीखे।
आसिफ अली जरदारी को बंद किया जाता रहा, हम तो नहीं चीखे, हमने तो जबर बर्दाश्त किया। तो पीपल्स पार्टी जबर बर्दाश्त करने की आदी है, और ना हम इन अजीतों से हम घबराने वाले हैं, ना हमारी क़यादत घबराई। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो मैनुअल की प्रोविजंस हैं उस पर अमल दरामद होना चाहिए। मैं भी कई मरतबा जेल गया हूँ मार्शल लॉ दौर में, तो हमें तो कोई एसी वेसी नहीं मिलता था। आल्दो एट वन स्टेज बेटर क्लास के मैं भी एंटाइटल्ड था, लेकिन हम नॉर्मल जो कैदी थे उनके साथ बंद रहते थे। तो बुखारी साहब, आप को अपर क्लास नहीं मिलनी चाहिए थी? आप उस वक्त भी कानून के जो है वो डिग्री याफ्ता थे, तो आपको तो डिग्री के हिसाब से मिलनी चाहिए थी। नहीं देते थे ना, तो हम मांगते ही नहीं थे। हम तो मांगते ही नहीं थे ना, हम कहते थे हम बर्दाश्त कर लेंगे। हम हाथ नहीं फैलाते थे उन वक्त के हुक्मरानों के आगे कि जो हम साथ जबर करते थे, तो हम जबर बर्दाश्त करते थे और सीना तान के बर्दाश्त करते रहे। अच्छा बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल है, अगर थोड़ी सी इस पर आप रोशनी डालें। आप ज़ाहिर कानून दान भी हैं, सेनेटर भी रहे, कानून साज भी रहे और कानून दान भी आप हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि पीडीएम की हुकूमत ने, यानी कि इत्तेहादी हुकूमत ने, जिसमें ज़ाहिर आप भी हैं, पीडीएम के साथ उसका इत्तेहाद आपका था, तो आपने मुल्क को आईनी बहरान की तरफ धकेला। आपने जो है वो जानते बूझते ये सारे काम किए कि आपने हल्का बंदियों वाला मामला, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि धड़ाधड़ जो है वो बिल मंजूर हुए। सारी चीज़ों के अंदर आप समझते हैं कि आखिरी दिनों में आईनी तौर पर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं? कतन कोई नहीं। देखे जी, आईनी तौर पर क्या गलती हुई है? राइट ऑफ वोट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको आइन देता है, कानून साजी आइन कराता है, कानून साजी के रूल्स मौजूद हैं। यह पीपल्स पार्टी का ज़रूर मौक़िफ़ रहा कि नेशनल असेंबली के और सेनेट के रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर जहन में रखें कि जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर अक्सरियत के फ़ैसले जो है वो मानने पड़ते हैं। तो अक्सरियत जिसके पास जहाँ थी उन्होंने उन बिल्स को सपोर्ट किया, जहाँ पे हम समझते थे कि ये मुनासिब नहीं है, हमने एहतजाज भी किया। फिर वो अमेंडमेंट्स भी उसमें आई, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी अमेंडमेंट्स आई। तो वो वैसे ये जो स्टीयरिंग था वो मियाँ नवाज शहबाज शरीफ और उनके पास था, मिनिस्ट्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी और लॉ भी उनके पास थी। तो उनको बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक लेजिस्लेशन मूव करनी भी चाहिए थी और पास करनी भी चाहिए थी। तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? कोई पास होगी तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गई। तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके उस कानून? लॉ बन गया तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? जब लॉ बन गया तो फिर क्या तहफ़्फ़ुज़ात? उन तहफ़्फ़ुज़ात का कोई मानी नहीं रखते, वो कोई हैसियत नहीं रखती। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। नैयर बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद थे, बहुत तफसील के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, क्या मौक़िफ़ है, इलेक्शन कब हों, कैसे हों, सादिक संजरानी साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों चीज़ों के ऊपर बात हुई। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो मईशत की तरफ चलेंगे। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी कर चुका है, मईशत संभलती दिखाई नहीं दे रही। शमशाद अख्तर साहिबा के हवाले से भी कहा जाता है कि उन्होंने इससे पहले भी कुछ ऐसा काम नहीं किया था कि जिसकी सताइश की जाती। लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मलिक बोस्तान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जब IMF का पैकेज आया तो मलिक साहब ने भी दावा किया, हर तरफ से हमें यही सुनाई दिया कि अब डॉलर जो है वो 270 के करीब चला जाएगा, और ब्लूमबर्ग ने तो ये कहा कि डॉलर का असल रेट 250 है। लेकिन डॉलर ट्रिपल सेंचुरी कर गया है और इंसान हैरान होता है कि आखिर 300 रुपये का $1 मिलेगा। इसका मतलब ये कि मुल्क में जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा, और वो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया भी हैं। और फ़र्क से मेरी मुराद ये है कि वो महंगी होंगी वाशगाफ अल्फाज में, उसको फ़र्क को अगर मैं वाज़े कर दूँ। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, ट्रिपल सेंचुरी हो गई, मेरा ख्याल है आपने ज़िंदगी में शायद सोचा भी, मेरा नहीं ख्याल कि कभी आपने सोचा भी होगा कि ये जो $1 है ये 300 रुपये का आपको मिलेगा। नहीं, इससे पहले 315 का ही लगा चुके हैं, कोई नई पहली दफा नहीं हुआ है। और लेकिन ये कोई अच्छी खबर नहीं है। ये पाकिस्तान की खास तौर पे निगरान हुकूमत जो निगरानी के लिए आई थी, उसके आते ही इस तरह की जो रेट बढ़ा है, और उसमें मतलब कोई अच्छा शगुन नहीं है पाकिस्तान पे। लेकिन बदकिस्मती कि हमने IMF के साथ मायदे ही ऐसा कर लिया कि उन्होंने पहली दफा ये जिंदगी में पाकिस्तान के साथ हुआ है कि इंटर बैंक जो है वो मार्केट रेट को फॉलो करेगा, ना कि मार्केट इंटर बैंक को मार्केट फॉलो करेगी। पहले क्या था कि मार्केट इंटर बैंक के पीछे होती थी और वो जो रेट होता था उसके, लेकिन अब इन्होंने ये शर्त आयद कर दी है हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक पे, एक तो आप इंटरवीन नहीं करेंगे, दूसरा जो भी फ्री मार्केट का रेट होगा उससे 1.25% आप नीचे रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते।
तो ये मजबूरी है, क्योंकि अभी सितंबर में फिर किस्त लेनी है और वक्त आने वाला है, और डेडलॉक हुकूमत नहीं चाहती कि दोबारा हो जाए। डिमांड इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान की IMF जो है वो एक तरफ कहता है कि आप इंपोर्ट को टोटली फ्री कर दे, और टोटली फ्री अगर देख देते हैं हमारी एक्सपोर्ट जो है वो $2 अरब है, जाके अगर टोटली फ्री कर दे तो $8 अरब भी हमारे तो कम पड़ जाएंगे। तो दूसरी तरफ कहते हैं आप महंगाई कम करो, और तीसरे साथ ही कहते हैं कि आप सूद सूद भी बढ़ाओ, सूद कम करते हैं तो नाराज हो जाते हैं। तो वो किसी हाल में खुश नहीं है पाकिस्तान से। बस वो अपनी उसकी चीजें जितनी भी हैं वो मानोगे तो फिर ठीक है, नहीं मानोगे डेडलॉक हो जाएगा। ये भी मैं समझता हूँ हुकूमत ने बड़ी मेहनत करके और दिन रात अपने दोस्त मवालों के बीच में रिक्वेस्टें कर करके, और शहबाज शरीफ ने जो है ये IMF प्रोग्राम ले लिया। ये उनकी बड़ी। मलिक साहब, ठीक है कि हमें स्पेकुलेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, जाहिर है कि स्पेकुलेशन की वजह से भी डॉलर के रेट के ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन कम से कम दुरुस्त तजिया तो करना चाहिए ना। तो क्या अब जो निगरान का दौर है, 3 महीने हो 6 महीने हो, जाहिर है कि दुआ तो ये है कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर इलेक्शन आगे पीछे होते हैं या इलेक्शन हो जाते हैं, दोनों सूरतों के अंदर, तो क्या निगरानी के दौरान जो है वो डॉलर आपको लगता है कि इसी तरीके से बढ़ता रहेगा सितंबर के अंदर? हालांकि रिव्यू भी है IMF का। यही मैंने कहा, सितंबर की वजह से हुकूमत भी कुछ नहीं कर पाएगी, और हुकूमत के इन्होंने हाथ पांव तो काट ही दिए कि आप कुछ इंटरवीन कर ही नहीं सकते, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें। तो बहरहाल हम अपने मार्केट का वॉच कर रहे हैं। अब जब भी देखेंगे 2% से ऊपर रेट होगा तो इंटरवीन करेंगे, वो कोशिश करेंगे हमें फ्री मार्केट का और जो इंटरबैंक का फर्क है ये बहुत ज्यादा ना बढ़े, ताकि ब्लैक मार्केट वजूद में नहीं आए। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने एक ऐलान ये भी करते गई है, ये उसने कहा कि आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि जितने भी ऑयल ट्रेडर हैं या ऑयल कंट्री हैं वो पाकिस्तान में बगैर एलसी के अपना क्रूड ऑयल या डिपो बना के बेच सकते हैं। और बगैर एलसी का मतलब ये है कि वो फिर फ्री मार्केट से या हवाला मार्केट से लेंगे, उनके अपने तो कोई बाग है नहीं कि डॉलर तोड़ के ले आएंगे वहां से डॉलर खरीद के लाएंगे। तो ये भी एक इसको भी पॉलिसी को रिव्यू करना है हुकूमत को, बजाय डॉलर के उनको कहिए आप जो भी क्रूड डालेगा बार्टर ट्रेड या तो उसके माल के बदले तेल के बदले माल हमसे खरीदें या फिर लोकल करेंसी में करें, ताकि ये डॉलर की दोबारा डिमांड पैदा ना हो जाए। क्योंकि पहले भी जैसे कंटेनर 4000 खड़े हो गए थे और हुकूमत ने उन्हें कहा कि आप ऑन अरेंजमेंट के तहत बाहर से डॉलर लेके आए, तो वो उनके ऑन उन्होंने क्या किया, हवाला मार्केट से खरीदना शुरू की, और उसका नतीजा क्या है, हमारे $4 अरब की वर्कर बिजनेस कम हो गई, $2 अरब एक्सचेंज कंपनी के थ्रू जो फ्लो आते थे वो कम हो गए, तो हमारे $6 अरब का साल में नुकसान हुआ। एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई, इम्पोर्ट जो है बहुत सी चीज़ों पे हुकूमत ने जब पाबंदियां लगाई तो वो कई चीज़ें इम्पोर्ट होकर री एक्सपोर्ट होती थी, वो हमारा आधी से ज़्यादा इस वक्त फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं क्योंकि उनको चीज़ें नहीं मिल रही। अब हुकूमत ने ये बैन हटाया तो अब डिमांड इतनी ज़्यादा है। आपने देखा पिछले महीने जो था जुलाई का, अभी मलिक साहब, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि डार साहब के जाने का जो जश्न था वो मार्केट ने मनाते हुए रेट बढ़ा दिया, या जो है मुल्क के अंदर डिमांड सप्लाई का इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया, अचानक पीक के ऊपर आ गया, क्या रीजन क्या अचानक डॉलर के रेट को इतना फ्लक्चुएट होने की? देखो ये डार साहब की हुकूमत एक तो मायदा हुआ था और उसमें जो जो मैंने चीजें बताई हैं उसमें डॉलर को उन्होंने कंट्रोल करने से टोटली रोक दिया था। और दूसरा ये डार साहब हर वक्त बैंकों के ऊपर एक सख्त चेक एंड बैलेंस रखते थे और उनको चेक करते थे उनके एलसीओ को, और फिर क्यू में लगाया हुआ था, जरूरी एलसी पहले खुलवाते थे और गैर जरूरी जो है उनको बाद में खुलवाते थे डॉलर के अवेलेबिलिटी पे। तो अब ये तो चेक एंड बैलेंस खत्म हो गया। अब ये शमशाद साहब गवर्नर भी रही हैं हमारी, उनके साथ मीटिंग भी चलती रही, हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा टाइम लेके उनसे मिल के एक कंबाइंड ऐसे स्ट्रेटेजी बनाएं कि मार्केट फोर्सेस में स्पेकुलेशन ना हो और इंटर बैंक में स्पेकुलेशन ना हो, उसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस हो। आपने मैं बात बता रहा था कि पिछले जुलाई में हमारा जो इंपोर्ट बिल था वो $4 अरब से ज्यादा था, और जून में $3 अरब से ज्यादा था, और इस साल इस महीने लगता है कि $5 अरब से भी ज्यादा हो जाएगा। तो यही वजह है कि इंपोर्ट इतनी ज्यादा आ रही है। हुकूमत अगर इसको फ्री हैंड करती है तो इतने डॉलर नहीं है, IMF ये चीज समझने को तैयार नहीं है। अब जितने हमारे पास डॉलर होंगे हम इतनी चीजें इंपोर्ट करेंगे, अगर हम ज्यादा एलसीओ खोलते हैं तो फिर यही होगा, कंटेनर आके और खड़े हो जाएंगे, और इंपोर्टरों को इस चीज का एहसास नहीं है। पहले भी 4000 जो कंटेनर खड़े हैं ये बगैर एलसी के आए हैं सारे, तो ये खतरनाक, पाकिस्तान की मैशत बिल्कुल ही तबाह हो जाएगी। हुकूमत इसमें स्टैंड लेना होगा और कोई ना कोई IMF को कंप्रोमाइज कराना होगा कि भाई हम
इम्पोर्ट हम एक्सपोर्ट के हिसाब से इम्पोर्ट कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही जितने पैसे होंगे उतनी खरीदारी होगी, जाहिर है कि ये यही एक फार्मूला है दुनिया के अंदर। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने कई मरतबा ये कहा कि हुकूमत अगर जा रही है तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे के जाए उन तमाम चीज़ों को कि जिनको हम इस्लाहात कह सकते हैं, या जो है वो हम तय कर लें कि जी हमने अगर मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना है तो कुछ चीज़ों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज़ाहिर है कि हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत भी नहीं थी, इतने मामलात भी नहीं थे। चलें, वो बहस तो अपनी जगह है। अब 3-4 महीने या उससे ज़्यादा के लिए निगरान आ गए। वैसे होना तो इनको इखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर 90 दिन के लिए होना चाहिए। लेकिन बाज़गश ये है कि इलेक्शन फरवरी के अंदर होते हैं। फरवरी में हो या अक्टूबर में हो, जो भी इलेक्शन की डेट है उस दौरान जो एक ट्रांजिशनल पीरियड है उसमें जो है वो वही पुराने लोग आए हैं कि जो इससे पहले मईशत को चलाते रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका कोई अच्छा तजर्बा नहीं रहा डॉक्टर शमशाद अख्तर के साथ, क्या एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं उनके इस दौर में? देखिए, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो लोग सरकारी ओहदे पर रहते हुए कौमी दौलत लूटने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और उनको मराद देते हैं, उन्हीं को आइंदा जो है हुकूमतें कौमी एजाज़ भी देती है और उनको ओहदा भी देती है। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, कैसे कह सकते हैं आप? मैं आपको कई नाम गिरा दूंगा जनाब। अब चूंकि आपने अभी पूछा है, इस वक्त शमशाद अख्तर साहब 2018 में भी निगरान वजीर खजाना थे। तो शाहिद खाकन अब्बासी एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम दे गए थे। वो जब खत्म हो रही थी वो निगरान हुकूमत के दौर में, तो रातों रात चंद घंटे कबल उन्होंने एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कराया कि जी इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। कई सौ अरब का नुकसान पहुंचाया। अब उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वो एक्सपायर उन्होंने की थी गलती, कौमी दौलत लूटने वालों को तहफ़्फ़ुज़, आपने रातों रात वो क्यों ऑर्डिनेंस जारी करा कि उसमें तोसी करके कई सौ जो है अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया। ये रिकॉर्ड पर है और उस जमाने में मेरे अखबारात में छपा हुआ है मेरे नाम से। और दूसरी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने नोटिस लिया था और हम ये चाह रहे थे कि वो इस टैक्स एमनेस्टी को नाजायज़ करार देगी, लेकिन उनकी हुकूमत ने उसके खिलाफ नहीं बोला और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके उसको जो है तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। दूसरा, ये शमशाद अख्तर जो हैं ये मुशर्रफ की दरियाफ्त है। उन्होंने उसको गवर्नर स्टेट बैंक बनाया था 2006 में। उस जमाने में मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि उन्होंने किया कि नफ़ा नुकसान में शिरकत के जो खाते हैं करोड़ों, उनको आप 5% से कम मुनाफा नहीं दे सकते। ये हुक्म आईन पाकिस्तान की शिक 3 के खिलाफ है। उन्होंने आईन तोड़ा। ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A4 के खिलाफ है। कोई इसको डिस्प्यूट नहीं कर सकता। अरे भाई, जितना मुनाफा है वो आप दें, लेकिन कानून तोड़ा, आईन तोड़ा। ये 2 मिसालें तो मैंने आपको दे दी। तो उन्हीं को बार बार क्यों लाया जाता है? कभी गवर्नर स्टेट बैंक, कभी एक दफे निगरान, कभी दूसरी दफे निगरान। यही वकार मसूद को देख लीजिए, कई हुकूमतों में रहे, कभी वजीर खजाना रहे, कभी गवर्नर के स्टेट बैंक के बोर्ड पर रहे, कभी किसी काम में रुकावट नहीं डालते। और उन्हीं शमशाद अख्तर को कौमी एजाज़ भी दे दिया। आज भी उनके लिए मौका है कि अगर वो चाहें तो IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए IMF की मंजूरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर सकती हैं और जो है बिजली के नर्ख जो है कैसे डॉक्टर साहब ये भी जरा फरमा देना, कैसे कम करें? भाई साहब देखिए, बात ये थी कि उन्होंने लिखा है कि पिछली हुकूमत के तमाम वायदे हम पूरे करेंगे। पिछली हुकूमत की बजट स्पीच में 2022 में लिखा है कि 3000 अरब रुपए की सालाना टैक्स चोरी हो रही है जो हम वसूल करेंगे। अब मैं उसका तरीका बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर हाउस में आप एक सेल बना दीजिए और हुकूमत के पास वो तफसीलात मौजूद हैं जो चोरी के पैसे से बनाई गई हैं और पाकिस्तान में हैं और जिन पर टैक्स लिया जा सकता है। मिसाल में आपको सिर्फ एक दूर पता चल जाएगा, कोई जो है आपको 1000 अरब रुपया मिल जाएगा। फिर आप IMF के पास जाएंगे, जी 1000 ये 200 अरब आ गए इनमें से, तो अब हमें बिजली के नर्ख ना बढ़ाने दे, वो मान जाएंगे। वो करना क्या है, कौमी बचत स्कीम में एक आदमी का 2 करोड़ रुपया पड़ा है, उसने चोरी के पैसे का टैक्स नहीं दिया। आपने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर सेल से उसको करना है, कौमी बचत से, कि जनाब उसको खत लिखेंगे 15 दिन में आप इस पर टैक्स दे दें। अगर नहीं देते तो ना आपको पैसा नहीं मिलेगा, मुनाफा भी नहीं मिलेगा, और अगर फिर भी नहीं पड़ता तो आप काट लें। लेकिन डॉक्टर साहब, अचानक हम फैसला कैसे दे सकते हैं? किसी के पैसे पड़े, मिसाल के तौर पे मेरे बैंक में कोई पैसे पड़े तो अचानक कोई नोटिस दे के मुझे कैसे फैसला कर सकता है कि ये ठीक पड़े गलत पड़े? कानूनी पेचीदगी भी है ना। कानून मौजूद है कि चोरी के पैसे से, आईन पाकिस्तान में रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको ना अदालतों के पास जाने की जरूरत है ना किसी के पास जाने की जरूरत है। आप ये खत लिखें कि हम आपको अटैच नहीं कर रहे हैं, हम आपको मुनाफा नहीं देंगे, ना ये कैश करा सकते हैं,
आपने ये पैसा चोरी का है, इस पर टैक्स दे दें, एमनेस्टी से आपने फायदा नहीं उठाया, कानून मौजूद है, बल्कि कानून तो ये है कि उनको जेल भी भेज सकते हैं। मैं तो नहीं कह रहा जेल भेजें, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ अदालत की मर्जी के इजाजत के बगैर FBI खुद कर सकता है। तो अगर लेकिन लोग नाराज हो जाएंगे, तो मैं ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर एक सैलाब बना दें एक, तो आपको बिजली पेट्रोल के नर्ख, दूसरे मैं आपको बताता हूँ, आज भी मुल्की कानून के तहत लोग चोरी का जायज पैसे से डॉलर खरीद के बाहर भेज रहे हैं। 15 अरब डॉलर एक साल में गए हैं। अब आपके रुपए की कदर गिर रही, पैसे आपके पास है नहीं, तो आप स्टेट बैंक के साथ मीटिंग करके ये कहें कि जी तालीम, इलाज, मुआवजे के अलावा ये कोई पैसा बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ इतना करना है। स्टेट बैंक के पास पावर्स हैं। तो क्या होगा कि आपका अगर कई अरब डॉलर नहीं जा रहे बाहर, तो फिर आपके रुपए की कदर मजबूत हो जाएगी, फिर आपको पेट्रोल वैसे ही नहीं कम करना। ये दो ही काम कर लें अगर तीसरे नहीं करते। और तीसरा काम शायद ये है कि जो शरीयत कोर्ट का सूद का फैसला है वो शरीयत के खिलाफ है, तो डार साहब ने मजबूर करके स्टेट बैंक से का अपील वापस ले लें, उस अपील को दोबारा दाखिल करें और इस्लामिक नजरियाती कौंसिल को कहें कि आप इसमें अपनी राय दें, और अगर वो राय देने से डरते हैं तो आप उसको हटा के नई बना दें। ये 3 काम अगर कर दें तो इनका नाम सुनहरी उर्फों में लिखा जाएगा। मगर मुझे खदशा ये है कि ये स्टेटस को के लोग हैं, ये नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब खदशा क्यों है? आपको यकीन होना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली दफे जब आए थे, जब भी उन्होंने ये कहा कि हमने मईशत बहाल कर दी, शमशाद अख्तर ने कहा, उसके बाद जब पहला बजट आया इमरान खान का, तो उन्होंने कहा मईशत तो दिवालिया है। तो इसलिए कि उन्होंने उस वक्त भी नहीं किया था, उस वक्त भी ताकतवर तबकों को मराद भी दी थी। आज भी मुझे वही सोच नजर आ रही, वही टीम है। तो जब एक नुस्खा आपके पास है, मुझे कोई बता दे कि कानून, अगर जो आपने पहला सवाल किया था, मैं दोबारा बता दूं, अगर आप उस लूटी हुई दौलत जो कौमी बचत है, चोरी का पैसा, उससे नहीं करते, मैं आपको स्टूडेंट ऑफ लॉ बता रहा हूं, वो कानून से इनराफ है। तो कानून से इनराफ करके उनको आप मराद देने के लिए किस खुशी में करना चाहते हैं? मैंने एक दफे एक सेनेटर से पूछा था, हुक्मरान जमात के, कि ये आप क्यों नहीं करते? वो कहता है जी ताकतवर लोग हैं, हम किस किस से जंग लड़े। वो खुद भी कहते हैं कि हमने, हमारी अच्छा डॉक्टर साहब एक मिनट मेरी अर्ज सुनिएगा। डॉक्टर साहब ये तो सिनेरियो आप बता रहे हैं कि जिसमें ख्वाहिश ये हो, हम भी ये चाहते हैं कि जी कोई इनकलाबी कदम आ जाए और 3-4 महीने कोई पॉलिटिकल इनके ऊपर प्रेशर भी नहीं है, वोट बैंक का प्रेशर भी नहीं है, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कुछ आपने कहा है वो आसानी कर सकते हैं। लेकिन चले अगर ये ऐसा नहीं करते, इनकी अपनी मजबूरियां हों, इनके अपने खौफ हों, इनकी अपनी जो है वो हर्डल्स हों, तो कम से कम क्या करना चाहिए? 3-4-6 महीने कैसे इस तरह के गुजर जाएं कि जब ट्रांजेक्शन होकर नई हुकूमत आए तो वो ये ना कहे कि हम दिवालिया हो गए, बल्कि दिवालिया का ऐलान सिर्फ कराने के लिए हमें छोड़ा है। वो तो आसान काम है। अगर जो हमने पिछली हुकूमत ने मामला तय किए हैं IMF के साथ, मैं ये नहीं कह रहा गलत किए, मजबूरी थी, कर लिए उन्होंने, उस पर ये 100% अमल करने का इनका इरादा है। और अमेरिका ये चाहता है कि अगर हम उस पर अमल करें तो हमें दिवालिया ना होने दिया जाए, और 2024 में एक बहुत बड़ी रकम का कर्जा पाकिस्तान को दिलाया जाएगा तबाहकुन शराइत पर। इनका काम ये होगा कि उस तबाहकुन शराइत की तरफ पाकिस्तान को ले जाके और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दे। ये इनका इरादा मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इस पर चीन भी हमें नहीं चाहता कि हम डिफॉल्ट करें। जी जी, हाकम बदन ना हो डॉक्टर साहब, ऐसा ना हो। लेकिन करें क्या? मतलब पॉजिटिवली अगर इसको देखें कि जी ये 2-4 काम तो कर ले, ठीक है, बहुत बड़ी कोई आप ये कहें कि इस्लाही मामलात ना कर सकें, लेकिन लेके किस तरह चले 2-3-4 महीने 6 महीने? देखिए, मैंने तो आपको बता दिया ना कि अगर ये जो असासे चोरी के पैसे के हैं उनसे नहीं लेते, मैं आपको बता रहा हूँ कानून से इनहराफ है। अगर ये कानून से इनहराफ करके चोरों से नहीं लेना चाहते तो फिर आप अगर कोई उम्मीद रखना चाहते हैं तो मुझे रख लें, या ये बता दें कि कानूनी रुकावट है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कोई कानूनी रुकावट नहीं है। आइन मौजूद है कि जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया उनके असासे जब्त किए जा सकते हैं, उनको जेल भेजा जा सकता है। मैं तो कहीं नहीं था जेल भेजे, मैं तो कह रहा हूँ कि FBR उनसे टैक्स ले ले, जो इख्तियारात 100% हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। अगर ये नहीं करते तो कुछ नहीं हो सकता। आप रोना पीटना मचाते रहें, लेकिन 2024 में हम IMF के पास जाना पड़ेगा। इस दौरान में मैं आज आपको बता दूं, इस दौरान में क्या होगा, तिजारती खसारा बढ़ेगा, करंट अकाउंट का खसारा बढ़ेगा, रुपए की कदर गिरेगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, और आपकी मईशत की शरह नमू सुस्त रहेगी, और गरीब और अमीर का फर्क बढ़ेगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, अगले महीने में भी आप देख लीजिएगा, उससे अगले महीने में भी देख लीजिएगा, ये होने वाला है। आप नहीं मानते, आंखें बंद कर लें तो कोई इलाज नहीं है। मैं कह रहा हूं रुपए की कदर गिरेगी, ये नहीं रोक पाएंगे उसको। क्यों डॉक्टर साहब, क्यों नहीं रोक पाएंगे? शरह सूद, सुना है डॉक्टर साहबा बड़े माहिर हैं शरह सूद को बढ़ाने में, तो शरह सूद मजीद बढ़ जाएगी तो फिर तरक्की का पहिया तो ऐसे करके नीचे जाएगा। पहले मुल्क के अंदर कोई कर्ज लेने के लिए तैयार नहीं है इतने बुलंद शरह सूद के ऊपर। वजीर खजाना इंटरफेयर नहीं कर सकते। नए कानून के तहत ये आउटलुक है जो है स्टेट बैंक का,
और IMF उनके साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात कर रहा है। इनको तो लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा होता नहीं है ना, अमूमी तौर पे असर तो होता है ना हुकूमत का। नहीं, इस वक्त नहीं होता, इसलिए कि ये जो 9 महीने हैं ना, इसमें आप ये समझा कि एक SHO हमारे ऊपर बिठाया हुआ IMF ने, बहुत देखिए एक एक चीज वो आपकी देख रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं, वो इनको हिलने भी नहीं देंगे। हम किस गलत फहमी में हैं, नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको कहा रुपए की कदर गिरेगी, मैंने आपको बताया तिजारती खसारा बढ़ेगा, मैंने आपको बताया जारी हिसाबात का खसारा बढ़ेगा, मैंने आपको बताया कि महंगाई की शरह ऊंची रहेगी, मैंने आपको बताया मईशत की शरह नमू सुस्त रहेगी। तो ये चीजें मैंने आज आपको बता दी। ये आप अगस्त में देख लीजिएगा, सितंबर में देख लीजिएगा। मैं 2025 की प्रोडक्शन तो नहीं दे रहा, ये इनको भी पता है। इतनी तबाहबारात मईशत है कि तमाशेबाजी के साथ बयान, अभी जो इनका बयान आया है उससे पता चलता है इनको मईशत का पता ही नहीं है। क्योंकि शमशाद अख्तर साहब ने ये कहा हमें टैक्स और GDP रेशो को मजीद बढ़ाना होगा। तमाम अखबारों ने रिपोर्ट मजीद, अरे भाई इस साल तो गिर गई, तो आप तो ये कहें गिरी है उसको ठीक करें, आप तो खुद करें मजीद बढ़ाना होगा। अरे भाई मजीद क्या बढ़ाओगे, वो तो गिर रही है, 2 साल से नीचे गिर रही है। तो पहले पाकिस्तान की चीजों को अपने आप को अप टू डेट तो करें ना। लेकिन वो अप टू डेट में इंटरेस्ट नहीं है उनका अपना इंटरेस्ट यही है IMF को खुश रखें, ताकतवर तबकों को खुश रखें, ताकि आइंदा भी अल्लाह ताला जिंदगी दे तो आइंदा जब कभी हुकूमत है तो फिर उनको मौका मिल जाए। यही लोग हैं, 4-4, 5-5 दफे ये लोग आ चुके हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं। ये तमाशा पाकिस्तान के साथ चल रहा है। हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी इस मुल्क के साथ है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि हम 4,000 अरब रुपए टैक्स की चोरी रोक सकते हैं अगर चाहें। हम सरमाए के फराग को देखिए, एक कानून बनाना है कि मार्केट से डॉलर खरीद के आप बाहर नहीं बेच सकते सिवाय तालीम के और इलाज मालजे के। अब 10 अरब डॉलर अगर जा रहा है, मुझे कोई एक जवाब दे दे कि ये कानून, ये स्टेट बैंक क्यों नहीं कह देता कि ये नहीं भेजे, नहीं जाएगा पैसा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये कि ताकतवर तबकों को कोई नाराज करने के लिए तैयार नहीं है। उन ताकतवर तबकों में बैरूनी ताकतें भी जो शामिल हैं, जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती है। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, ये पैसा क्यों नहीं रोकते? अशराफिया जी, अशराफिया, तो फिर अशराफिया, ताकतवर अशराफिया माफिया, डॉक्टर साहब और इसका क्या जवाब है? बैरूनी माफिया भी है, वो 2024 में आपके गिर्द घेरा डाल रही है। लेकिन मैं एक जुमला आपको बता दूं, 2023 और 2022 पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मईशत के लिहाज से इन 2 वर्षों में 2 चीजें हुई। इन दोनों वर्षों में बेतहाशा दौलत कमाई गई, ये रिकॉर्ड पर है। और इन 2 वर्षों में बेतहाशा कौमी एजाजात दिए गए, कई गुना ज्यादा इन 2 वर्षों में। यही तमाशा हुआ है। अमीर से अमीर तर होता गया, गरीब से गरीब तर होता गया। डॉक्टर साहब कई सौ हो गए, कौमी आजाद कई सौ हो गए। बांग्लादेश में तो 25-30 हैं, हमारे यहाँ 600 दे दिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन याद दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।